कैस सा फिर न जना कोई बनु आजम में, फख्र होता है कबीले का सदा एक ही शख्स। जाके अय्याज सादिक के सामने कि ये हैं वो वसाइल और ज़राए, जो उसके बाद मैं 2 दफ़ा पार्लिमानी मिनिस्टर रहा, मुझे वो ना वसाइल मिले, ना ज़राए, ना रसीद मिली मुझे, ना कोई उसका ट्रेस था। बुनियादी हैं जो लीडरशिप में होनी चाहिए। एक तो उसकी क्रेडिबिलिटी अनक्वेश्चनेबल होनी चाहिए। इल्ज़ाम तो किसी तोहमत किसी के ऊपर भी लग सकती है। सही। करप्ट पॉलिटिशियंस को बरसर इक़्तिदार रखना, एक कौन का जवाब ये भी है। फालूदे वाले ने तो खुल के कहा हुआ है ना कि मेरा क्या कसूर है अगर कोई मेरे पैसे डाल के चला गया। ठीक, पाकिस्तान जो है वो कोलैप्स कर रहा है, उसको सपोर्ट करता है वर्ल्ड बैंक भी इन अ वे। ये जो 2 हफ्ते हैं जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये सितंबर के ही कह लें ऐसे ही, मैं लूजली, फेयर इलेक्शन होगा, हमें कबूल है, इमरान आएगा। अच्छा, और 25 मई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। मजरू सुल्तानपुरी ने कहा था कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, लेकिन मैं इसको पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात के तहत कहूँगा कि वो अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इमरान खान साहब जो 9 अप्रैल को बिल्कुल आइसोलेट कर दिए गए थे, ऑपोजिशन की वाहिद जमात रह गई तहरीक इंसाफ, सारी पाकिस्तान की इलाकाई, मजहबी या मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़, उन्होंने एक इत्तेहाद के ज़रिए से हुकूमत कायम की। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। और इमरान खान साहब को आइसोलेट करने की ना सिर्फ ये कि पॉलिटिक्स में बल्कि सोसाइटी में, मीडिया में, यानी 95% से ज़्यादा मीडिया उनके ख़िलाफ़, स्टेट का जो फाशिज़म है उसकी इंतहा कर दी गई। लेकिन इसके बावजूद उनका पॉलिटिकल सर्वाइवल ये कैसे मुमकिन हो पाया है, और 5.5 माह गुजर गए लेकिन अभी तक उनका जो अहम मुतालबा इलेक्शन का, वो अहम मुतालबा भी अभी तक तशना तलब है, वो तशना तकमील है, वो कैसे पूरा हो सकेगा, खान साहब कैसे बनवा पाएंगे। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। इमरान खान साहब के करीबी साथी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकज़ी रहनुमा, साबिक़ वफाकी वज़ीर सेनेटर डॉक्टर बाबर अमान साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, ये फिनोमेना इमरान खान साहब का बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कोई तारीफ़ी जुमला नहीं, इट्स अ फैक्ट कि कोई भी शख्स होता, फॉरगेट अबाउट इमरान खान, निकाल दिया गया, हरासमेंट का माहौल, 25 मई का वाक़या, स्टेट फाशिज़म, मीडिया ब्लैकआउट, सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा, कोर्ट्स के अंदर एक के बाद एक FIR, दहशतगर्दी तक का मुकदमा, इसके बावजूद कोई आदमी सर्वाइव कर जाए पॉलिटिकली, ये इट्स अ वेरी डिफरेंट फिनोमेना इन पाकिस्तान हिस्ट्री। शायद भुट्टो साहब का थोड़ी सी कोई रेलेवेंस होगी, ये कैसे मुमकिन हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। अमीर, देखें, पहले ये है कि समझना पड़ेगा बंदा कौन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। वो किसी उस्ताद शायर का शेर है कि कैस सा फिर न जना कोई बनु आजम में, फख्र होता है कबीले का सदा एक ही शख्स। ये एक्सेप्शंस होती हैं। दूसरा, उसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सिर्फ मकतूब और मकसूम की बहस नहीं है, इसमें बहुत सारा तालिब और मतलूब भी चाहिए होता है कि कोई क्या करना चाहता है और कितना उसके लिए सेक्रीफाइस कर सकता है, कितना आगे जा सकता है। इमरान, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट, इज अ केस स्टडी। 3 चीज़ों में ये इसको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एक तो उसका फेथ है इस कदर नाकाबिल शिकस्त कि एक मरला ऐसा आया जिस दिन मुस्लिम लीग नून वालों ने, तब मैं PTI में नहीं था, वो बांटी थी मिठाइयाँ, वैसे तो उनको दवाइयाँ कहना चाहिए, आप इतने बीमार हुए हैं उसके बाद वो सारे। जब वो पहला पैनामा की इनिशियल जजमेंट आई थी तो मैंने कहा कि आपको पता है क्या हुआ, तो कहने लगे ब्रीफ करो। तो मैंने उनको कहा कि पहले मिठाई मंगवाएं, आप भी मिठाई एक लड्डू खा के आपकी खुशी असली है, उनको अभी पता नहीं है उनके साथ हुआ क्या है। सही है। अच्छा, वो हुआ इस तरह था कि नवाज शरीफ ओवर कॉन्फिडेंट था कि मैं छुपा लूंगा सारा कुछ। एक उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया किसी के एडवाइस के ऊपर कि आप एक कमीशन बनाए, आपको याद है? जी बिल्कुल। जस्टिस जमाली थे, हाँ, अनवर ज़हीर जमाली साहब थे। दूसरा उसने ये किया कि वो जाके अय्याज सादिक के सामने कि ये हैं वो वसाइल और ज़राए,
जो उसके बाद मैं 2 दफ़ा पार्लिमानी मिनिस्टर रहा, मुझे वो ना मिसाइल मिले, ना राय, ना रसीद मिली मुझे, ना कोई उसका ट्रेस था, वो सब जुबानी कर रहे थे। तो उस दिन भी मैंने देखा कि वो नाकाबिल शिकस्त है। फिर जितने बड़े इम्तहान आए, आखिरी जिसका आपने कहा दहशत गर्दी, हमारे देहात में कहते हैं अगर 302 या सजाए मौत किसी दरख्त पे लिखो वो सूख जाता है। इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू टेक। वो पहाड़ है पूरे का पूरा, चट्टान नहीं है, चट्टान छोटी होती है। आज़म का और बुनियादी बात है फेथ। दूसरा ये कि इज़ वेरी वेल रेड मैन। मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ। मैं कहीं बाहर ट्रैवलिंग कर रहा था तो मुझे सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह पे एक बड़ी ज़बरदस्त किताब मिली। वो बाहर के किसी आदमी की लिखी हुई थी। थर्ड पार्टी जो तारीख लिखती है वो ज़्यादा ऑथेंटिक होती है, उसमें जो वक्त के बादशाह होते हैं उनका असर और रसूख नहीं होता। तो मैंने उनको किताब मैंने एयरपोर्ट से खरीदी, देयर वाज अ लॉन्ग फ्लाइट, तो मैंने उनको व्हाट्सएप भेजा, ये काफ़ी पुरानी बात है। तो मैंने कहा कि आई फाउंड अ बुक, मैं पढ़ूंगा और मैं आपको गिफ्ट करूंगा। तो जवाब मुझे ये है कि आई रेड द बुक, गो टू चैप्टर फलाना। वो आप पहले से पढ़ चुके हो। एक जो हॉलो आदमी है ना, एम्प्टी वेसल्स, जो खाली बर्तन है, वो तो खड़केगा ना, तो वो एक्टिंग करेगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने ये जो किताब वाली बात की है खान साहब की, जी। वो अपनी स्पीचेस में, अपने इंटरव्यूज़ में, अपनी टॉक्स में वो कहीं ना कहीं कोई कुरान का हवाला, कोई किसी हदीस का हवाला, कोई हज़रत अली का कॉल, कोई और हिस्ट्री का रेफरेंस। लेकिन जैसे मरीम नवाज़ हैं या बिलावल हैं जो ये अभी मर्जिंग उनके काउंटर पार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हमें इस किस्म की कोई विजडम वाली बात या कोई थॉटफुल बात उनकी स्पीच में कभी नज़र नहीं आई। देखिए 3 चीज़ें बुनियादी हैं जो लीडरशिप में होनी चाहिए। एक तो उसकी क्रेडिबिलिटी अनक्वेश्चनेबल होनी चाहिए। इल्ज़ाम तो किसी तोहमत किसी के ऊपर भी लग सकती है। सही। वो कहते हैं ना, हम ना होते तो किसी और के चर्चे होते, खलकते शहर तो कहने को फसाने मांगे। हाँ। लेकिन वो फसाना ज़्यादा देर चलता नहीं है। और ये जो लीडरशिप है जिसको आप कहते हैं कॉम्पेट्रिएट्स या कोई ये एस्पिरेंट्स हैं, दोनों ये हैं क्या बेसिकली? एक ये है कि जिस लीडर ने, इमरान खान ने, आप कहते हैं ना कि बहुत पॉपुलर है और ये इंतहा पे है, जितनी उसने तन्हाई सियासत में देखी, वो अकेला बैठ के 22 साल तक पार्टी को डिफेंड करता था। दूसरा कोई नाम ले लें आप जो डिफेंड करने वाला हो, वो अकेला बैठ के कहता था कि मैं किसी की जंग के लिए अपने बच्चे नहीं मैं मरवाऊंगा। वो अकेला बैठ के कहता था कि ड्रोन अटैक्स नहीं होने चाहिए। लोग जो देखते हैं आपके कैरेक्टर को असेस करते हैं। पहली मैंने बुनियादी बात बता दी। दूसरा ये है कि कोई इल्म भी उस फील्ड का है जिस पे आप बोल रहे हैं, या आपने आगे टेलीप्रॉम्प्टर लगाया हुआ है। सही। और एक आपकी खातून है लाहौर की एमपीए साफी की, वो एक आपको लिख के देते हैं। इधर एक और खातून है, वो आपको वो देसी तकरीर एक के लिए लिखी जाती है, अंग्रेजी के लिए, एक के लिए अंग्रेजी में तकरीर लिखी जाती है। देखिए जब लफ्ज़ ही अपने नहीं है, आपकी थॉट्स ही कोई नहीं है और इनसाइट कोई नहीं है। तीसरी और आखिरी बात, ही नेवर सरेंडर्स। इमरान खान, ये कल मेरे छोटा बेटा अब्दुर्रहमान आया हुआ है छुट्टी थोड़े दिनों के लिए, तो उसने भी यही बात की। उसने कहा कि मैंने, बेटे मेरे पहले चले गए थे पीटीआई में, मैं तो बाद में गया, तो वो धरने के भी डोनर भी थे। वो बच्चे इतने हमसे आगे हैं कि उस ये जो बंदा सरेंडर ना करे। अब स्टबननेस और बात है कि मैं किसी रीजन पे सरेंडर नहीं करूंगा। जो बंदा अपने आप को एजुकेट कर सकता हो, अपने आप को करेक्ट कर सकता हो, अपना कोर्स करेक्ट कर सकता हो जिंदगी का, वो उसका कौन मुकाबला करेगा? जिसको यूटर्न कहते हैं तंज करते हुए। व्हाट्स रॉन्ग अगर आप अपनी कोर्स करेक्शन कर रहे हैं? दुनिया में मुझे कोई बड़ा जर्नैल, नेपोलियन बोनापार्ट से आप शुरू करें, और जिन लोगों ने मुल्क फतह किए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिन लोगों ने डायनेस्टीज बनाई हैं आउट ऑफ नथिंग, ज़हीरुद्दीन बाबर की हम बात कर रहे हैं, हजरत सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र करना चाहिए, वो सारे के सारे कोर्स करेक्शन करते रहे। सलाउद्दीन अय्यूबी पे एक दफ़ा इतना जोर लगा कि गालिबन अकरा शहर था कि ये खाली ना करो, तो उसने कहा कि मेरी प्रायोरिटी में ये है कि मैंने बैतुल मुकद्दस नहीं देना, बाकी सारा मैं दे दूंगा, जान समेत मैं हाजिर हूं। अब ये जो इसके दिल में एक सियासी बात है, वो ये है कि पाकिस्तान को मैंने सही मानों में लोगों को खुद मुख्तारी सिखानी है, लेट डाउन नहीं होने देना, और लेट डाउन नहीं मैंने होने देना, और कौमों की बरादरी में हमने इज्जत से जीना है। इस पे वो सरेंडर नहीं करता।
जो लोग अपने आप को लोगों के लिए अपनी ज़ात से थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं, कुरान में आया फामा मा यनफ़ुन्नास यमकुसु फिल अर्द, कि दुनिया में जो लोगों के भले के काम करता है, मैं तो उसका पंजाबी में कह ले किला ठोक देता हूँ, वो मैं उसको किसी जगह रुलने नहीं देता। अब अभी कुछ दिन पहले मुझसे उन्होंने शेयर की थी पिक्चर्स, जो अच्छा। तीसरा शौकत खानम बन रहा है और वहाँ जो स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स आ रही हैं। अब हमें जुकाम होता है, वो कहता है कि हमने छींक मारनी है, मैं पूछूंगा IMF से, जुकाम हुआ तो मैं जाऊंगा सीधा वो क्वीन मैरी हॉस्पिटल पेडिंगटन लंदन सेंट्रल, उससे नीचे मैं नहीं रुकता। पहुंचे हुए ना शहबाज शरीफ साहब, ज़रा ये भी बताएं ना कि कानून की नज़र में ज़रा ये बताएं कि नवाज शरीफ एक एब्सकॉन्डर हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, मतलूब है पाकिस्तानी अदालतों को, ज़मानत पर गए हैं जो कि कंडीशनल थी कि आप वापस आएंगे। तो अगर मैं किसी इश्तिहारी को आज पना दूं तो मुझे तो पकड़ लेगी पुलिस। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव जो कस्टोडियन है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को और रिट को करे एस्टैब्लिश, वो जाके अगर एक एब्सकॉन्डर को मिल रहा है, उससे मुशावरत कर रहा है, ये क्या है? पहले मैं आपको फिगर्स दे दूं, ये मेरे पास ताज़ा फिगर्स हैं और कंफर्म्ड है। फिगर्स ये हैं कि जो अपने लिए बुक रहा है आपके, ये कर्ज की पीते थे मैं, लेके समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। वो भी रंग नहीं ला रही। फाका मस्त पूरी कौम है, फाकों में फंसी हुई है, सांपों में, मच्छरों में, बीमारियों में पूरा सिंध डूबा हुआ है, पंजाब का साउथ डूबा हुआ है, और KP के अंदर जो हशर हुआ है वो देख लें। तो ये जो कर्ज के पैसों से ये गए हैं लीडर, मैं आपको सिर्फ दो अलग-अलग इस वक्त पार्टियां, दो अलग-अलग उनके लीडर बाहर गए, मैं आपको रेट्स बता देता हूँ। ये आज सुबह अमेरिका से किसी ने भेजे, क्रेडिबल है। नंबर 1 जो इम्पोर्टेड ने अपने लिए कमरा किया वो $4000 पर डे का है। $4000 जी, 242 तो परसों था, कल का मैं रेट नहीं पूछ सका डॉलर पाकिस्तानी रुपया उसके मुकाबले में। और जो अपने साथ उसके लोग थे उनके लिए जो किया वो 2000 वाला कमरा किया, ताकि पता लगे कि ये बादशाह है और ये उसके कड़चे। जो वजीर खारजा है उसका 35 रिपोर्टेडली, ये बड़ी क्रेडिबल रिपोर्ट है, रिपोर्टेडली जो $3500 का बिलावल साहब के लिए कमरा, और साथ जो है वो सारे के सारे वो बराबर मसावात पे हम यकीन रखते हैं। एक दूसरा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया, आपने कहा कि ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, सिर्फ वही नहीं, वो कॉन्विक्ट है। कॉन्विक्ट है, बिल्कुल सही। उसकी जो अदालत में बीमारी की ग्राउंड के ऊपर शहबाज शरीफ के 50 रुपए के, मैं तो कहता रहा, मुझ पे बड़ा लड़ते थे मेरे साथ, मैंने कहा कि इस पे जो 8 अरब का इल्ज़ाम है, आप 8 अरब की जमानत इसकी लें। और प्राइम मिनिस्टर मेरे साथ थे, इमरान खान मेरे साथ थे, वो कहते थे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर 50 रुपए की उसको जमानत मिल गया, हम क्या कर सकते हैं, अदालत ने जब जमानत देती है तो उसका अपना एक, उसको कहते हैं डिस्क्रिप्शन है, उसके ऊपर हो जाती है, तो जमानत डिस्क्रिप्शनरी रिलीफ है वैसे भी। अब वो जिसको उसने भगाया था, अब उससे वो मशवरा करने गया है कि पाकिस्तान की आइंदा तकदीर क्या होनी चाहिए, पाकिस्तान के आइंदा आर्मी चीफ कौन होगा, इलेक्शन कब, फैसले क्या होने चाहिए, पाकिस्तान। और कर कहाँ रहा है, एक ऐसे घर में बैठ के जिसमें ये कहता है मेरा नहीं है, बड़ा भाई कहता है मेरा नहीं है, बेटी कहती है मेरा नहीं है, और बेटा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा है, लेकिन वो साथ बड़े मजे की बात करता है, वो कहता है और मैं पाकिस्तानी ही नहीं हूँ, जो खुद इन क्वेश्चन है प्रॉपर्टी वहां बैठ के। एक दूसरा ये है कि ये पाकिस्तान के जो निज़ाम इंसाफ है उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान है। लोगों को इंसाफ पे तब यकीन आएगा, वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की जो मिसाल आपका कॉलेज अली जो इमरान बयान करते हैं, वो यही था ना कि अगर मेरी कोई करीबी भी हुई, मेरी बेटी भी हुई, तो तब भी इंसाफ का तराजू उसके हक में नहीं झुकने वाला। और उसका सबब फिर बताते थे कि तुमसे पहले उम्मतों की जो तबाही थी उसका सबब ये था। अब मसलन 2-3 जहाज लैंड किए हैं पिछले कुछ 4 हफ्तों में के अंदर पाकिस्तान में, मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के ऊपर, कराची में ज्यादा आए। उन जहाजों के अंदर मुलजिम आए, मुलजिमों को फास्ट ट्रैक पे बेल्स भी मिल गई, जो घोड़े थे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर थे, अदालतें थी। उसका नतीजा ये निकला है कि कानून एक बनाया गया जिसके नीचे रिलीफ मिल रहा है। 2400 अरब जो पाकिस्तान का लूटा हुआ था, उस कानून के तहत उन्होंने अपने आप को रिलीफ दे दिया।
अब अगर मैं अमीर साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि मैं सवाल करूं कि आप मुझे ये बताइए कि ये 2400 अरब, अब इसकी रिकवरी का जिम्मेदार कौन होगा? आपने डॉलर लेने के लिए पूरे पाकिस्तान को महंगाई के समंदर में गर्क कर दिया है आपने। लोग मर रहे हैं। मैं शहबाज को कहना चाहता हूं, लोगों का गुस्सा देखे, खल्के खुदा की आवाज सुने, और वो कौन है जिसने पाकिस्तान को इस हालत में पहुंचाया? कि ये सवाल नहीं मैं पूछ सकता? ये वो कौन था, ना पूछे सवाल। ये सवाल बड़ा भारी पड़ता है फिर हम पे जब भी आप सवाल उठाते हैं। वो कौन था? एक ब्रेक लेते हैं। एक डॉक्टर साहब, आप डेंजर जोन में दाखिल हो रहे हैं और मुझे भी कर रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नवाज शरीफ साहब से इन्हीं एक इश्तिहारी से मुल्क का वज़ीर आज़म मिलने गया है, मुशावरत कर रहा है, और जिस मकसद के लिए ये हुकूमत आई थी, अपने केस मुआफ़ करवाने के लिए, उसके समरात मिलना शुरू हो गए हैं। इनके आने की जो मकसदियत है वो सामने आ रही है। एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। सेनेटर डॉक्टर बाबर अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जितना इनके दिल के फफोले इनके जल रहे थे आज से 5-5.5 महीने पहले के मुल्क के लिए, मरे जा रहे थे, तड़प रहे थे, लेट रहे थे, एड़ियाँ रगड़ रहे थे कि शायद कुछ चश्मा निकल आए, उसमें से निकला ये इन्होंने नैब में जो तब्दीली की, नैब के कानून में 2022, उसके तहत अब नैब अदालतों ने 50 रेफरेंसेज उठा के वापस भेज दिए हैं कि भाई ये हमारे डोमेन से निकल चुके हैं, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, सलीम मांडवीवाला, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज। ये था वो सारा दर्द जो ये समोया हुआ था इनके अंदर। 3 दर्द थे। पहला दर्द ये था कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी क्यों आ रही है। जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के एक नुमाइंदे ने जो किताब लिखी, नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, उसका जो बुनियाद देख लें और गूगल कर लें, बोल के देखने वाले और अमीर अब्बास के देखने वाले, उसमें उसने एक ही वजह लिखी है कि पाकिस्तान से हम क्यों नहीं निकलना चाहते। उसने कहा एक तो यह कि हमने करप्ट पॉलिटिशियंस को बरसर इक़्तिदार रखना, एक कौन का जवाब ये भी है, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के पास ऐसे एसेट्स हैं जिनकी वजह से हम पाकिस्तान को अनवॉच्ड नहीं छोड़ सकते, और इसलिए हमें फिर इंगेजमेंट रखनी है। यहाँ साइफर शुरू हो जाता है, उसके बाद साजिश है, फिर नवाजिश है, फिर मुदाखलत है। अच्छा, एक ये था। दूसरा ये था कि 6 तरमीम ऐसी हुई हैं, जो आप चाहें तो मैं बता देता हूं आपको एक लाइन में करके। पहली तरमीम ये हुई है कि अगर कोई, उसमें चेहरा आपको नजर आता है, एक एक चेहरा आपको नजर आएगा। पहली तरमीम ये हुई है कि अगर 100 से एक कम, यानी 99 लोगों से फ्रॉड हुआ तो वो फ्रॉड नहीं समझा जाएगा और कॉग्निजेंस नहीं होगी। आपको पता है ना कौन सा वजीर है जिसके और बाइक के ऊपर 76 लोगों का इल्जाम था? साद रफीक। ठीक है। दूसरा वो है जो ये है कि अगर आपकी जायदाद आपके बच्चों या बीवी या रिश्तेदारों के नाम के ऊपर है तो आपको नहीं पूछा जा सकता। कौन सा चेहरा आपके सामने आता है? मफरूर का चेहरा आता है। तीसरा ये था कि आप माल मसरूका, जो चोरी शुदा माल है, वो आप बांट सकते हैं, उसको किसी को भी किसी के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं और किसी और के नाम पे आप बेच भी सकते हैं। तो ये बेचते तो आप आपस में ही है ना। वो कौन था? वो टीटी वाला था ना। चौथा ये है कि जिस जगह भी कोई केस ऐसा होगा जिसमें साबित नहीं होगा केस, तो 5 साल कैद बामुशक्कत सजा होगी तफ्तीशी को। कौन जुर्रत करेगा कि वो ये किसके लिए बना? ये फालूदे वाले के लिए बना। इसलिए कि फालूदे वाले ने तो खुल के कहा हुआ है ना कि मेरा क्या कसूर है अगर कोई मेरे पैसे डाल के चला गया। ठीक है, ये 5 हो गए। मैं छठा अब आपको बताता हूं। वो इससे भी अगला है। वो इससे भी अगला ये है कि उन्होंने ये कहा कि 1/1/1985 को 80 बड़े खानदान, उनमें बिजनेसमैन जिन्होंने बैंक लूटे, कर्ज माफ कराने का मतलब इन्होंने एक SRO सेक्शन 29 का किया था गालिबन, और उसके अंदर एक नवाज अब्बासी साहब थे सुप्रीम कोर्ट के जज, वहां मैंने केस भी लड़ा था एक, इसलिए मुझे याद है, और भी काफी सारे उसमें दूसरी तरफ से वकील थे। तो ये इन्होंने वो कर्ज सारे जितने थे वो माफ हुए थे। वो 85 1 जनवरी 1985 से पहले थे, वो सारे भी इन्होंने माफ कर लिए। तीसरा जिसके लिए ये आए कि पाकिस्तान के बारे में उम्मीद खत्म करो कि बैसियत एक वायबल कंट्री, यानी अब आपने वो पढ़ा जो अभी आया था पाकिस्तान के बारे में, एक बैनुल अक़वामी इदारे ने जो लिखा था, तो उसने लिखा कि पाकिस्तान जो है वो कोलैप्स कर रहा है।
उसको सपोर्ट करता है वर्ल्ड बैंक भी इन अ वे, और उसकी हिमायत में ही जाती है जो रिपोर्ट आई है IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। और वो कहते क्या है, उन्होंने कहा कि दुनिया पाकिस्तान पे नजर रखे, साथ उन्होंने मुल्क टैग किए हैं, चाइना समेत बाकी रीजनल पावर्स और ग्लोबल पावर्स को। करने के बाद उन्होंने कहा कि क्या पाकिस्तान फेल्ड स्टेट बनने जा रहा है, उसको भी साथ फेल्ड स्टेट की लिस्ट को भी टैग किया है उन्होंने। ये वो दूसरा मकसद था जिसको ये हासिल करना चाहते। तीसरा मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर जबर के जरिए से, कितना जबर है सहाफी को मुझे बताने की जरूरत ही कोई नहीं, और जो सहाफियों को देखने वाले हैं उनको भी अब बताने की जरूरत कोई नहीं रही कि किस कदर जबर है। एक बड़े सीनियर सहाफी जिन्होंने उर्दू का सबसे बड़ा अखबार अपने दौर का चलाया हुआ है, वो कहते हैं कि मैंने थोड़ा सा पार्शली अयूब खान को भी देखा, मैंने पूरा ज़ियाउल हक को देखा, और मैंने पूरा मुशर्रफ को देखा। ये हाल मैंने कहीं भी नहीं देखा। यानी ज़ियाउल हक के दौर में भी ये हाल नहीं है। ये हाल मैंने कहीं भी नहीं देखा, ये उनका कहना है। तो आपसे भी वहां जाके मैं पूछूं तो आप भी यही कहेंगे ना कि किस बात पे कौन किस वक्त उठा लिया जाए, पकड़ लिया जाए, दबा दिया जाए, भगा दिया जाए, जी, पता नहीं क्या कर दिया जाए। रोज चैनल बोल को बंद कर देंगे जिस दिन स्पीच बोल होगी इसलिए 5 घंटे के लिए। वो बोल रहा है ना, बोलना शुरू करेंगे तो बंद होना तो फिर उसका इस पार्ट ऑफ द पैकेज ना। ये तो फिर वो अलामा ने कहा था कि खतर पसंद तबीयत को साजगार नहीं, वो गुलसितां के जहां घात में ना हो सयाद। तो इसलिए ये जो सयाद पकड़ने के लिए दौड़ते हैं वो आजाद पंछी को पकड़ते हैं ना। लेकिन फिर वो डॉक्टर साहब लो आप अपने दाम में सयाद आ गया, सयाद तो आया हुआ है अब सयाद। अच्छा, सयाद आप जो समझता है ना, मैंने काबू किया हुआ है लोगों को, इम्पोर्टेड, उसके पैर के नीचे जो बटेरे हैं सिर्फ वही काबू आए हैं। आजाद पंछी कोई भी नहीं काबू आएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो अब अच्छा, एक और इससे भी खतरनाक बात मैं बताना चाहता हूँ आपके जरिए कौम को, कि सिर्फ मस्जिद अक्सा पे एक हथियार सारी दुनिया के अंदर, जहाँ शीखडम्स हैं, फीफडम्स हैं, एमरेट्स हैं, जहाँ मोनार्क्स हैं, जहाँ किंग्स हैं, जहाँ क्वीन है, मिक्स्ड इकोनॉमी, टोटलिटेरियन सिस्टम जहाँ पे भी है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ये कोई 10-11 जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है सारी दुनिया के अंदर, उनमें ये सिर्फ इजराइल के अंदर, वो भी यरूशलेम में बैतुल मुकद्दस की जो हमारी किबला अव्वल है, उसके ऊपर वो हथियार आज तक इस्तेमाल है, वो है ड्रोन। कि ड्रोन के जरिए से पहले ये दो पार्टियां, एक ने 400 हमले कराए, दूसरे ने 100 हमले कराए, तीसरा जो मौलवी था वो जाके कहता था मुझे वजीर आजम बना दो और जो मर्जी कर लो आके पाकिस्तान के अंदर। ये सारे वही थे ना जो करवाते थे। उस वक्त इनकी गैरत किसी जगह नहीं जागी थी, अब इनकी इतनी गैरत जागी है पाकिस्तान के अंदर, जो नई नस्ल के अंदर जो आज़ादी की लहर है उसको रोकने के लिए। और जो सहाफ़ी आप जैसे खड़े हो गए और जिन्होंने इतना भुगता है बेचारों ने, वो सारे के सारे इस वक्त कौम के हीरो हैं। आप उनमें से किसी को, आम कोई चला जाए किसी जलसे में और उनमें से कोई बाजार चला जाए, लोग उसके साथ सेल्फियां बनाते हैं। ये मुझे एक ने नहीं बताया, 9 ने बताया। क्यों बनाते हैं? इसलिए कि लोग समझते हैं कि ये वो चेहरा है जिसके अंदर वो जज्बा है जो मेरे अंदर है। वो अपने आप को रिलेट करते हैं उन लोगों से जो बोलते हैं, बोल से भी इसीलिए रिलेट कर रहे हैं। अच्छा, कोई और टीवी लगा होता तो किसी जगह मैं गया हुआ था तो उन्होंने नारे लगाए, बोल लगाओ आपको खराज तहसीन लोगों का पहुंचा रहा हूं। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि इस सब के खिलाफ रिबेल आया हुआ है। उस रिबेल को कुचलने के लिए वो हथियार जो मस्जिद अक्सा पे इस्तेमाल हुआ है कि ड्रोन हमले अपने शहरियों पे, पहले पहाड़ों पे करवाते थे ये किराए से, और अब कराएंगे शहरों पे। ये इस्लामाबाद जो कैपिटल है उसकी पुलिस के डिपार्टमेंट ने बाकायदा मीडिया से दाद लेने के लिए और अपने मालकान जो कोई बाहर हैं कोई अंदर है उनसे दाद लेने के लिए पॉलिटिकल बॉसेस, ठीक है। अब ये यानी अगर आप लोग कल को निकलते हैं, मुजाहमत करते हैं, तहरीक चलाते हैं, तो आपको ड्रोन के जरिए से कुचला जाएगा, ये इरादे हैं? कोई भी निकलेगा ना, पाकिस्तान के लिए निकलेगा, सही है, बिल्कुल आइन के लिए निकलेगा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए निकलेगा। अच्छा, जितने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने वाले, जितने सारे के सारे के दहशतगर्दी या कहने वाले, जितने कहने वाले कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, मैं तो किसी दूसरे मुल्क का हूं, वो सारे कहां हैं? काबीना में है ना। तो बाहर तो वो रह गए जो जिनके पास ऑप्शन ही पाकिस्तान के अलावा कोई नहीं। 70 रुकनी काबीना बन गई, ऑपोजिशन भी किसी न किसी ओहदे पे है, हुकूमत भी किसी न किसी ओहदे पे है, सारी असेंबली किसी न किसी ओहदे पर। ये जितने हैं ना जी, उसमें वो एक मंडी है, जो जमीर बेच सकता है वो किसी तरफ भी बैठा हुआ हो उसके लिए ओहदा है। सही। जो जमीर पे खड़ा होगा उसके लिए सजा है, ताजीब है। एक ब्रेक, डॉक्टर साहब की इजाजत से, ब्रेक के बाद वापस आते हैं
प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। अब नेक्स्ट होगा क्या? इमरान खान साहब, इलेक्शन हदफ है और इलेक्शन और इमरान खान में फासला पैदा किया जा रहा है, उस फासले को समेटना कैसे है, सिमट कैसे सकता है? एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदेद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में सेनेटर डॉक्टर बाबर अवान साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, सारी जिद्दोजहद का असल मकसद यह है कि इलेक्शन करवाया जाए और लोगों को इंतखाब का हक दिया जाए। वो नवाज शरीफ को मुंतखब करें, वो इमरान खान को करें, उनको फैसला करने दिया जाए। वो फैसला नहीं होने दिया जा रहा। इलेक्शन दूर से दूर खींचने की कोशिश हो रही है। कैसे उसको करीब लाएंगे? ये जो 2 हफ्ते हैं जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये सितंबर का ही कह लें, ऐसे ही मैं लूजली थोड़ा सा दे देता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है। इन हफ्तों में अगर इलेक्शन ना दिया गया तो पाकिस्तान के अंदर 2 तरह की सूरत हाल है जिस पे नज़र रखनी चाहिए। एक तो यह है कि लोग बाहर निकल रहे हैं, वो बिजली के दफातर के सामने जिस तरह उनको सुबह से लेकर रात तक जिल्लत होती है, या खुदकुशियाँ शुरू होंगी और या लोग अपना गुस्सा निकालना। मैं मुखातिब करके मैंने कहा था क्राइम मिनिस्टर को कि तुम्हारे जो क्रिमिनल्स हैं वो नहीं रोक सकेंगे कौम को। 20 करोड़ 32 लाख लोगों को, 30 लाख लोगों को कौन रोक सकता है? इसलिए कि एवरीबडी इज हर्ट। जो बिजली जिस तरह से महंगी की गई है, जो महंगाई हो गई है, खाने पीने की अशिया जो नहीं मिल रही हैं, उससे एवरीबडी इज हर्ट। एक दूसरा ये है कि इस हफ्ते से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में ज़िलाई लेवल के ऊपर हम शुरू कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ मुहिम। सही। 2 तीसरा ये है, और आप कहते हैं तो मैं कह देता हूँ, कह दें। इमरान खान इज कमिंग टू इस्लामाबाद इंशाल्लाह। अच्छा, लॉन्ग मार्च। मुझे नहीं पता कि आगे मैंने कल था इजलास आपके जी कोर कमेटी का। इमरान आएगा। अच्छा। और 25 मई नहीं है, तारीख आगे बढ़ चुकी है। अब जहां अब खड़े हैं वो सितंबर है जो इनके लिए सितमगर है। इसलिए ये होश के नाखुन लें और मुल्क पे रहम करें। और जो क्रिमिनल्स हैं उन्होंने जितना कुछ बाकी लूटना है वो बस कर दें। और पाकिस्तान को एक बुनियादी फैसले की जरूरत है, किस लीडर के पीछे फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के जरिए हमें कबूल है, फेयर इलेक्शन होगा, हमें कबूल है। पहले भी जो इस वक्त जो सिंध में रात को इमरान बता रहे थे कि जब वो सखर गए हैं तो वो कहते हैं मेरी जिंदगी का मुझे अजीब तजर्बा हुआ। जिस तरीके से लोग बाहर थे, वहां दहशतगर्दी के पर्चे हुए सखर में कि बाहर क्यों निकले हो। अच्छा। हाँ, ये सारा मॉडल यरूशलेम का है, ये सारा मॉडल श्रीनगर का है। अपने लोगों के खिलाफ तो कोई ऐसे नहीं करता। अपने लोगों को अब हुआ ये है, रात को मुझे एक साबिक चीफ मिनिस्टर ने बताया सिंध के, उससे पहले मुझे किसी ने बताया था, और वो मैंने थोड़ा सा अपने बाबर अमान ऑफिशियल पे भी वो बात कही थी कि जो मंशिर झील है उसमें सिस्टम है बाकायदा। एक दफा उसने बताया कि हैदराबाद डूबा था, वहां कुछ लोग जान से गए थे, तो उसके बाद सिस्टम बनाया गया। अच्छा। कि एक्स नंबर ऑफ क्यूसिक्स वाटर आएगा तो हम ये खोलेंगे रास्ता। सही। वो मुतालबा किया जाता रहा महकमे की तरफ से भी, वो नहीं खोलने दिया गया। जो डीसीओ था जिसने खोलने की कोशिश की उसको गालियां दी गई, तुम बाप बने फिरते हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी हम फेर देंगे। जो कोई औहदा वहां कोई और भी हो सकता है डीसीओ के अलावा भी, मुझे जो बताया गया वो ये। तीसरा जो हुआ वो ये है कि वहां पे मसनूई तौर पे पानी छोड़ के फिर उसको निकाला नहीं जा रहा। दिस इज अ वेरी सीरियस एलिगेशन। आप 2 फैक्ट्स और इसके साथ आप मिला के देखें। आपके पूरे पाकिस्तान में से सैलाब ज़दगान में से कोई ऐसा कैंप है जहां से लोगों ने कहा कि 100% हम राजी, हमें पैसे मिले? कोई भी नहीं। शहबाज शरीफ ये कहता है मैंने 20 अरब तकसीम किया, किसको दिए हैं? बताओ ना जरा, कौन सा इदारा है पाकिस्तान में जिसके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं? वो शाम को अमीर अब्बास साहब का प्रोग्राम चलने के बाद बता दे, बोल चला देगा उसको। दरखास्त हाजिर है, हम तो हाजिर हैं। बताएं ना कहां लगाया आपने 20 अरब रुपया? सैलाब पहले भी आप खा गए थे, बाहर से आपके ऊपर इल्जाम आए कि आपने 2010 में खा लिया। वो जो अर्दवान साहब की बेगम का हार आपने खा लिया था। आपने एंजेलिना जूली ने आपके बारे में क्या कहा? कोई शर्म हो तो चुल्लू भी नहीं चाहिए, ऐसी सूरत हाल है। और फिर अगला इसका जो पोर्शन है वो ये है कि सिंध की गवर्नमेंट ने कहा कि 8 अरब हमने तकसीम कर दी। कहां तकसीम किए?
8 केले अगर इन्होंने तस्लीम कर लेंगे जी, बांटे हैं 8 आलू बांटे तो उससे भी हांडी पकड़ती ना। वो फरियाल बीबी के रिश्तेदार जो है उनके 50-50 रुपए बांटने वाला है तो हमें पता ही है, 8 अरब का तो नहीं पता। वो जो 50-50 रुपए बांट रहे हैं, आपने चले पकड़ ली वीडियो, शुक्रिया आपका अमीर अब्बास के, वो 8 अरब रुपए बांट रहे थे। यार ये किधर लेके जा रहे हैं इस मुल्क को, कहाँ लेके जाना चाहते हैं, क्या आपकी डेस्टिनेशन है, क्या प्लान है? इलेक्शन होने दो, एक ही रास्ता है, बाकी सारे रास्ते बंद हैं। मसदूद, आखिरी सवाल सर प्लीज। आप कह रहे हैं कि अब इमरान खान इस्लामाबाद आ रहे हैं, ये तो एक बड़ी खबर है और मुतालबा इलेक्शन है। इस वक्त मईशत जिस तरह बिल्कुल नोज डाइव लुढ़क रही है, स्नोबॉल इफेक्ट, सब कुछ तबाही की तरफ जा रहा है, गवर्नेंस क्वेश्चन मार्क है। ये हुकूमत अपने क़याम का कोई जवाब फराहम नहीं कर रही है लोगों को। आम सवाल ये है कि क्यों ठहरना चाहिए इस हुकूमत को। यहाँ फैसला कुन कुव्वतें जो हैं, ये हो नहीं सकता कि वो कुछ सोच ना रही हो, वो खुद को नहीं रख सकती एक आइसोलेशन में कि जो होता है होता रहे। वहाँ से क्या सिग्नल्स आ रहे हैं? देखिए, वी डोंट बिलीव इन सिग्नल्स, वी बिलीव इन वन थिंग ओनली। आप बता दें, मैं आपके साथ अभी एग्री करने के लिए तैयार। इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता है? नहीं। क्या हालात सुधर सकते हैं? डेमोक्रेसी में तो कोई हल नहीं इसका। तो आप जिनका कह रहे हैं जो फैसला कुन कुव्वतें अगर कोई हैं तो उनको भी तो ऐसा ही सोचना चाहिए ना। मुल्क तो किसी एक का नहीं है और कोई एक कम वफादार और कोई दूसरा ज्यादा वफादार भी नहीं है इस मुल्क का। हम सारे इसको अपनी जान समझते हैं, अपनी जिंद समझते हैं। इलेक्शन का रास्ता खोलो, इलेक्शन का रास्ता छोड़ो। ये जो टूटा हुआ ट्रैक्टर आपने रास्ते में खड़ा किया हुआ है, वो जिससे एक नॉब भी अपने कान में नहीं लग सकती, इसको हटाओ यहाँ से। लोगों को फैसला करने दो क्या चाहते हैं। मेरे ख्याल यही इस वक्त $1 मिलियन क्वेश्चन है। और अगेन ये अगर जवाब के तौर पर देखें तो यही बहुत पर्टिनेंट जवाब भी है। जमहूरियत में आवाम को फैसला करने का हक मिलना चाहिए। अगर कोई पॉपुलर लीडर है तो किसी को ये हक हासिल नहीं होना चाहिए कि वो उस पॉपुलर लीडर को कोर्सिव मेयर्स के ज़रिए से क्रश करे या उसको एलिमिनेट करे। अगर माजी में पीपल्स पार्टी आई तो उसका हक था वो आई, अगर PMLN आई तो उसका हक था कि वो आई। अगर नवाज शरीफ एक ज़माने में बड़े पॉपुलर थे, अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे तो वो बनना चाहते थे, उन्होंने उसके लिए बहुत कुछ किया 97 से 99 में। आज अगर इमरान खान पॉपुलर हैं, लेट द पीपल डिसाइड। यही डेमोक्रेसी का फंडामेंटल और बेसिक प्रिंसिपल है। और अगर आप एक विन विन सिचुएशन चाहते हैं इस मुल्क में तो उसका हल भी सिर्फ यही है कि इस मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, चाहे शहबाज शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म बन जाए। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।